सो हाय गुड इवनिंग टू यू ऑल। कैसे हैं आप सारे लोग और कैसी चल रही है आपकी प्रिपरेशन। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे नेक्स्ट एंड ऑल्सो द लास्ट इंडियन पॉलिटिकल थिंकर दीनदयाल उपाध्याय। ओके, हमने सारे थिंकर्स को डिस्कस कर लिया है, सारे मेजर आइडियोलॉजीज़ को भी इनके साथ पढ़ लिया है, इनके इंपॉर्टेंट वर्क को समझा है। अगर आपने पूरे अभी थिंकर्स को नहीं देखा है, नहीं पढ़ा है, समझा, देन मेक श्योर आप सारे थिंकर्स को सीक्वेंस में पढ़ें। ठीक है, मैं ये नहीं कहूँगी आगे पीछे पढ़ो, सीक्वेंस में पढ़ो तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि आइडियाज़ और आइडियोलॉजी आपको तभी समझ में आती हैं जब आप इनके साथ साथ इनके टाइम पीरियड को और एनवायरनमेंट को थोड़ा सा जानते हो कि किस टाइम पीरियड में ही रहे हैं। क्योंकि कोई ऐसे थिंकर्स हैं जो बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंस की टाइम पीरियड के रहे हैं, कोई हैं उससे पहले की प्री इंडिपेंडेंस इंडिया की बात करें तो उस टाइम पीरियड के रहे हैं। तब सोशल कल्चरल जो सिचुएशंस थी वो अलग थी, तब उनके आइडियाज़ जिस तरीके से फ्लरिश हुए अपने एनवायरनमेंट को सोसाइटी को देने के लिए, वो कम्प्लीटली डिफरेंट होंगे उन थिंकर्स से जो पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा क्या है, इंडल्ज है या पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। ठीक है, तो ये जो आज की वीडियो है वो आखिरी वीडियो होने वाली है हमारी इंडियन पॉलिटिकल थॉट पे, क्योंकि सारे हमने कवर कर लिए हैं। अब तक हमने वेस्टर्न आइडियोलॉजीज़ को भी पढ़ लिया है और वेस्टर्न फिलोसफी को भी अच्छे समझ लिया है, इंडियन फिलोसफी को ऑलमोस्ट हमने कवर कर लिया है। फिर कल से हम कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की यूनिट को कवर करेंगे और यूनिट 7 हमारे पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया, जो कि मैं साथ साथ कवर करा रही हूँ, तो वो भी चल रही है। ठीक है, देन मेक श्योर कि आप इन सारी चीज़ों के नोट्स बना रखें, टाइम टू टाइम इनको रिवाइज कर लें और इनकी जो चीज़ याद करने की मेजर कॉन्सेप्ट आपको वो ध्यान में रहें। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे दीनदयाल उपाध्याय के बारे में, जो हमारे लास्ट थिंकर हैं। देन दीनदयाल उपाध्याय के अगर हम टाइम पीरियड की बात करें तो 1916 टू 1968 इनका टाइम पीरियड रहा है। एंड ही वॉज ऑल्सो एन इंडियन पॉलिटिकल फिलोसोफर, इकोनॉमिस्ट, सोशल कल्चरल थिंकर एंड द लीडर ऑफ भारतीय जनसंघ। ठीक है, तो ये भाई एक तो मतलब कई सारी खूबियाँ रही हैं इन सारे लीडर्स में। ठीक है, ये इकोनॉमिस्ट भी रहे हैं बहुत अच्छे। ठीक है, इकोनॉमिक एनालिसिस भी ये अच्छे से करते थे। साथ में एक पॉलिटिकल फिलोसफर और पॉलिटिकल लीडर देखने को मिलते हैं और सोशल कल्चरल थिंकर भी हैं, जैसे सोसाइटी में क्या लाने की, चेंजेस लाने की बात करते हैं, सोसाइटी में क्या है, ह्यूमंस को ये शेप करने की बात करते हैं। इनका बहुत बहुत ही ज़्यादा फेमस एक कॉन्सेप्ट है इंटीग्रल ह्यूमनिज्म का, वो हम समझेंगे आगे चल के। ठीक है, क्योंकि ये जो इंटीग्रल ह्यूमनिज्म का कॉन्सेप्ट है वो एक पूरी पार्टी की विचारधारा बन जाती है आगे चलकर। और जो पार्टी की मैं बात कर रही हूँ वो कोई और नहीं, बीजेपी पार्टी है। ठीक है, तो बीजेपी पार्टी किस विचारधारा पे चलती है, कैसे काम करती है, उनमें से कौन कौन से टॉप लीडर्स थे जिन्होंने इस पार्टी की आइडियोलॉजी को शेप किया या फिर इस पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज को क्या किया, बनाया। ठीक है, तो वो समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये लीडर रहे हैं भारतीय जनसंघ के। ठीक है, भारतीय जनसंघ आगे चल के बीजेपी हो जाती है। ठीक है, तो उसके ये लीडर भी रहे हैं। And is known for developing the doctrine of integral humanism, the official ideology of भारतीय जनता पार्टी। और इनको इसलिए और बहुत ज़्यादा जाना जाता है कि इनका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रिन रहा है। डॉक्ट्रिन आप समझते हो ना, किसी की कोई बहुत बड़ा आइडियोलॉजी दे और जिसके ऊपर बहुत सारे फॉलोअर्स हों जो उसको फॉलो कर रहे हों, चाहे एक पॉलिटिकल पार्टी फॉलो कर रही हो, चाहे एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल इंस्टीट्यूट फॉलो कर रहा हो। ठीक है, तो इनका जो इंटीग्रल ह्यूमनिज्म का जो एक डॉक्ट्रिन है वो उसको कौन फॉलो करता है, भारतीय जनता पार्टी फॉलो करती है, बीजेपी पार्टी फॉलो करती है। ये इंटीग्रल ह्यूमनिज्म का कॉन्सेप्ट क्या है वो आगे ज़्यादा अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, क्योंकि अगर मैं सारी चीज़ें यही बता दूंगी तो पहले ही वीडियो छोड़ के भाग जाओगे। ठीक है, लास्ट तक पढ़ोगे ही नहीं। And he also emphasized indigenous सोशल पॉलिटिकल थॉट रूटेड इन इंडियन कल्चर। तो इन्होंने पता है किस चीज़ की बात की है, इन्होंने रिवाइवल ऑफ इंडियन कल्चर की बहुत ज़्यादा बात की है। ठीक है, समझ रहे हो ना, जस्ट अ मिनट। तो इन्होंने जो इंडिया में इंडिजिनस रिवाइवल और सोशल पॉलिटिकल थॉट है वो उन चीज़ों की बहुत ज़्यादा इन पे क्या किया है, जोर दिया है। तो उसकी वैल्यूज़ की बात करते हैं, इंडियन कल्चर को ये क्या करते हैं, सेंटर में रखते हैं, तो वो चीज़ पढ़ना इंपॉर्टेंट है। एंड he was also a prominent figure in shaping post-independence right-wing political ideology। तो एक बहुत ही important political figure रहे हैं जब इंडिया इंडिपेंडेंस हो गया था, उसके बाद जो राइट विंग पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है उसको शेप करने में। अगर मैं आपको थोड़ा सा राइट विंग और लेफ्ट विंग पॉलिटिकल पार्टी की आइडियोलॉजी के बारे में बताऊं तो देखो क्या होता है। जो लेफ्ट विंग पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं उनका प्राइमरीली फोकस रहता है डेमोक्रेसी पर, सेकुलरिज्म पर और रूल ऑफ लॉ पर, इन सारी चीज़ों पे। ठीक है, लेकिन जो राइट विंग पॉलिटिकल आइडियोलॉजी वाली जितनी भी पार्टीज़ होती हैं उनका जो मेन फोकस एरिया रहता है वो होता है कल्चरल रिवाइवलिज्म का। और किसी एक धर्म को ये पार्टिकुलरली सेंटर में मानकर चलती हैं। ठीक है, और हमारे जो इंडिजिनस रूट सोशल कल्चरल या सोशल पॉलिटिकल जो कल्चर है या फिर वैल्यूज़ है उनकी बात करती हैं, मोरल्स की बात करती हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है।
जो लेफ्ट विंग वाले होते हैं वो थोड़ा सा डेवलपमेंट की बात करते हैं, वेस्टर्न सोच रखते हैं, लेकिन जो राइट विंग पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं वो क्या करती हैं, अपने ही कल्चर को बढ़ावा देती हैं, अपने ही कल्चर को बहुत ज़्यादा उठाने की बात करती हैं और अपने ही कल्चर को क्या करती हैं, हर जगह प्रोमिनेंट बताती हैं, फ्लरिश करने की कोशिश करती हैं। ठीक है, तो आप अच्छे से जानते हो कि जो प्रेजेंट डे बीजेपी पार्टी है वो क्या करती है, इंडियन कल्चर को बहुत ज़्यादा प्रमोट करने की बात करती है। आप देख रहे हो कितने ज़्यादा हिंदू त्योहारों को मनाया जाता है और वो अपनी पॉलिटिकल रैलियों में इन सारी चीज़ों की बातें करें। तो ये राइट विंग पॉलिटिक्स है। ठीक है, ये इस तरीके से काम करते हैं। ये डेमोक्रेसी पे बात कम, मतलब डेमोक्रेटिक तो इंस्टीट्यूट में ये रह रहे हैं, लेकिन इनका क्या है, इनका मुद्दा सिर्फ यही है कि हम भारत को क्या करें, उसके जो पुरानी जड़ें हैं वहाँ तक ले जाएं। ठीक है, जिस जैसे भारत बना है वो सारी रूट्स उसकी हमेशा कैसे होनी चाहिए, फ्लरिश होनी चाहिए और उन रूट्स को हमेशा क्या करना चाहिए, हमें सम्मान करना चाहिए, उस पर प्राउड होना चाहिए। ठीक है? इस तरीके की ये बातें करते हैं। और दीनदयाल उपाध्याय की अगर हम अर्ली लाइफ की और एजुकेशन की बात करें तो इनका जो जन्म था वो 25 सितंबर 1916 में मथुरा में हुआ था, जो कि उत्तर प्रदेश में सब जानते हैं। ठीक है, एंड लॉस्ट बोथ पेरेंट्स एट अ वेरी यंग एज रेज बाय रिलेटिव्स, और इनके माता पिता का बहुत जल्दी देहांत हो गया था और इनका जो लालन पालन था वो उनके सारे रिश्तेदारों ने मिलकर किया था। ठीक है, स्टडीड एट सनातन धर्म कॉलेज कानपुर एंड आगरा यूनिवर्सिटी, ये आगरा यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं। ठीक है, और सनातन धर्म कॉलेज जो कानपुर में, वहाँ से उन्होंने अपनी एजुकेशन को कंप्लीट किया है। एंड एक्टिव इन आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ फ्रॉम स्टूडेंट लाइफ, और जब ये स्टूडेंट लाइफ में थे तभी से उन्होंने आरएसएस को ज्वाइन कर लिया था और वहाँ उस आरएसएस के जो मतलब कि स्टूडेंट रहे, ठीक है, आरएस के मेंबर रहे, उसमें ये बहुत ज़्यादा एक्टिव रोल रहा है इनका। ठीक है, ही ज्वाइंट फुल टाइम आरएसएस वर्क प्रचारक एंड ट्रैवल्ड एक्सटेंसिवली टू एक्सपेंड द ऑर्गेनाइजेशन। तो इन्होंने क्या किया, आरएसएस को ज्वाइन करने के बाद एक फुल टाइम मेंबर बन गए, फुल टाइम प्रचारक बन गए आरएसएस की आइडियोलॉजी को फैलाने के लिए, और बहुत ज़्यादा ट्रैवल किया, लोगों को बहुत ज़्यादा क्या किया इसमें इंडल्ज करने की कोशिश की, लोगों को बहुत ज़्यादा इसमें क्या किया, इन्फ्लुएंस किया और लोगों से ज़्यादा से ज़्यादा अर्ज किए, हिंदू लोगों से, कि आप आरएसएस को ज्वाइन करो। ठीक है, देखो अगर मैं आरएसएस की आपको बात बताऊँ ना, तो जो आरएसएस वाले थे ना, इनका कोई मतलब नहीं था कि हमें भारत को आज़ाद कराना है या फिर हमें भारत में ब्रिटिशर्स को भगाना है या फिर हमें भारत में एक अपनी आइडियोलॉजी इस्तेमाल करनी है। आरएसएस का प्राइमरीली पता है मुद्दा क्या था, इनका मुद्दा ये था, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है, भारत में जो हिंदुओं का जो कल्चर है उसको बढ़ाना है, भारत में हिंदुओं की संस्कृति वगैरह बढ़ाना है, तो इसके आसपास रहे हैं। आप अगर आरएसएस की हिस्ट्री पढ़ोगे ज़्यादा अच्छे से, लोग बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहते हैं आरएसएस से, लेकिन मुझे इसका बहुत ज़्यादा कोई खास कंट्रीब्यूशन समझ में नहीं आता है। ठीक है, आप जब तक आप समाज में एक बदलाव नहीं देते हो, समाज में कोई आपका अहम भूमिका नहीं होती है, तब तक मैं उस चीज़ को बहुत ज़्यादा वैलिडेशन नहीं देती हूँ, और वही काम आरएसएस करा है। ठीक है, अगर मैं आरएसएस के इतिहास की बात करूँ तो उन्होंने कोई समाज में ऐसे बदलाव की ही बात नहीं की जो गलत काम हो रहे थे, चाहे वो विमेंस के साथ बहुत गलत चीज़ें होती हों, पैट्रियार्की को बहुत बढ़ावा, तो ये सब काम तुमने जब संभाले नहीं, किए नहीं, तो तुम्हारा बनने का मतलब मकसद ही क्या रहता है। ठीक है, तो कोई सा भी धर्म हो, लेकिन बुराइयां हर धर्म में होती हैं, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि अल्टीमेटली जो धर्म है वो इंसानों ने ही बनाया है और इंसान ने आज तक कोई परफेक्ट स्ट्रक्चर बनाया ही नहीं है। ठीक है, वो अलग चीज़ है कि हम बस मान लेते हैं किसी भी स्ट्रक्चर को परफेक्ट, बट आई थिंक देयर इज़ नो एनी परफेक्शन इन एनी इंस्टीट्यूशन। ठीक है, ना डेमोक्रेसी एकदम परफेक्ट है, ना ही मोनार्की एकदम परफेक्ट है। ठीक है, पॉलिटिकल करियर को यहाँ पे हम उनके डिस्कस करेंगे। ही प्लेड एन एक्टिव रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ भारतीय जनसंघ 1951 अंडर श्याम प्रसाद मुखर्जी। तो आपको ये याद रखना है, भारतीय जनसंघ ये किसने बनाया है। ठीक है, तो श्याम प्रसाद मुखर्जी। कभी कभी यूजीसी नेट क्या करता है, ऐसे क्वेश्चंस को भी डाल देता है। ठीक है, तो वो तो भाई सरप्राइज होता है यूजीसी नेट का, सच बताऊँ तो ये इन्होंने क्या किया है, इनमें इनका बहुत बड़ा एक रोल रहा है फॉर द फॉर्मेशन फॉर भारतीय जनसंघ, जो 1951 में एक पॉलिटिकल पार्टी बनी थी, उसमें जिस पार्टी को किसने बनाया था, श्याम प्रसाद मुखर्जी ने बनाया था। ओके, एंड ही सर्व एज अ जनरल सेक्रेटरी फॉर 15 ईयर्स, और उस पार्टी के ये 15 साल तक जनरल सेक्रेटरी बने रहे। ठीक है, एंड बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ भारतीय जनसंघ इन 1965, और लास्ट में क्या हुआ, 1967 में भारतीय जनसंघ के प्रेसिडेंट बनकर निकल कर आते हैं। ठीक है, okay, and he is known for the organizational discipline, ideological guidance and grassroots mobilization। देखो इन्हें किस लिए जाना जाता है, ऑर्गेनाइजेशनल डिसिप्लिन के लिए जाना जाता है। ठीक है, आइडियोलॉजिकल गाइडेंस के लिए जाता है। आइडियोलॉजिकल गाइडेंस का मतलब क्या होता है, अगर मान लो हम चार और पाँच, हम चार पाँच की बात नहीं कर रहे, हम मैं 100 लोगों को इकट्ठा कर ले रही हूँ। ठीक है, अब वो लोग मुझसे पूछे हैं कि हमें करना क्या है, तो मैं उन्हें एक आइडिया बताऊंगी ना, एक मेरी आइडियोलॉजी होगी, वो पूरी मैं उनको बताऊंगी कि हमें ये करना है, या फिर हम इस कॉज के लिए यहाँ पे
ये क्या हुए हैं, इकट्ठे हुए हैं। तो ये आइडियोलॉजिकल गाइडेंस इन्होंने लोगों को प्रोवाइड की, ऑर्गेनाइजेशनल डिसिप्लिन प्रोवाइड किया, किसके थ्रू, आरएसएस के थ्रू। ठीक है, आरएसएस क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें क्या है, डिसिप्लिन है और ऑर्गेनाइजेशन है, साथ में आरएसएस की खुद की एक आइडियोलॉजी है। ठीक है, और ग्रास रूट मोबिलाइजेशन की बात करते थे। ग्रास रूट मोबिलाइजेशन का मतलब होता है जो ज़मीनी स्तर पर लोग होते हैं उनको क्या करना, उनको बहुत ज़्यादा मोबिलाइज करना, उनको समझाना, उनको गाइड करना और उनके वेलफेयर के लिए काम करना। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ तक आई होप आप सारे लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट इनके समझेंगे मेजर कॉन्ट्रीब्यूशंस को, देन इंटीग्रल ह्यूमैनिज्म का जो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है उसको। इंटीग्रल ह्यूमैनिज्म की अगर मैं बात करूँ तो ये कॉन्सेप्ट बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ये पूछा गया है कि इंटीग्रल ह्यूमैनिज्म का कॉन्सेप्ट किसने दिया है, या फिर इंटीग्रल ह्यूमैनिज्म जो इनकी इंपॉर्टेंट बुक है वो किसने लिखी है। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको अच्छे से वेल एंड क्लियर होनी चाहिए। तो इसके कंट्रीब्यूशन को देखेंगे तो सबसे पहले तो उन्होंने डेवलपमेंट किया है इंटीग्रल ह्यूमैनिज्म का कॉन्सेप्ट को, जो उन्होंने 1965 में दिया गया है। साथ में ही एम्फसाइज डिसेंट्रलाइजेशन, डेमोक्रेसी एंड गांधीयन इकोनॉमिक प्रिंसिपल। देखो, डिसेंट्रलाइजेशन के तो फेवर में सारे ही लोग थे। ठीक है, जितने भी आपको इंडियन थिंकर्स दिखेंगे वो सारे डिसेंट्रलाइजेशन के फेवर में दिखते हैं, क्योंकि मैं इसका रीज़न बता ही चुकी हूँ। क्योंकि उस टाइम पे ज़्यादा से ज़्यादा जो पॉपुलेशन थी वो गांव में रहती थी। ठीक है, और ग्रास रूट लेवल पे रहती थी। और आपने जब उन्हीं लोगों से मिलकर भारत को आज़ाद कराया है, उन्हीं लोगों को इकट्ठा किया है, भारत की आज़ादी में उनका सहयोग रहा है, तो आप उन्हें क्या दे रहे हो, आपने कुछ एस्पिरेशंस तो उनकी भी रही होंगी ना इंडिपेंडेंट नेशन से। और उन लोगों ने भी सोचा होगा कि भारत जब आज़ाद हो जाएगा तो हम उस भारत में ऐसे रहेंगे, हम अपने भारत का निर्माण अपने हाथों से करेंगे। तो एक ऐसे भारत का निर्माण करेंगे जो जिसमें डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हो। अब डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है जब आप पावर का डिवीज़न कर देते हो बहुत ज़्यादा ग्रास रूट लेवल पे, जो प्रेजेंट है। आप देखोगे यूनियन की पावर अलग है, स्टेट की पावर अलग है। तो पहले यूनियन और स्टेट में पावर्स का डिवीज़न था, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में कोई कुछ नहीं था। देन फिलहाल ये हो गया है 1992 से। तो उससे पहले तक ये लोग डिमांड ही करते थे एंड फाइनली देयर डिमांड सक्सेसफुल हुई और इनकी डिमांड मान ली गई। ठीक है, तो डिसेंट्रलाइजेशन डेमोक्रेसी के बहुत ज़्यादा फेवर में थे। साथ में गांधीयन के इकोनॉमिक जो प्रिंसिपल्स थे उनको ये बहुत ज़्यादा एडवोकेट करते थे। उनका मानना था कि जो बड़ी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं वो नहीं होनी चाहिए, कैपिटलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज नहीं होना चाहिए, कुछ ही लोग, फ्यू लोग होते हैं वो इतने अमीर नहीं हो जाने चाहिए कि नॉर्मल लोग अपनी रोज़ की ज़िंदगी ना जी पाएँ। ठीक है, तो इकोनॉमिक प्रिंसिपल का सिंपल सा मतलब होता है कम्युनिज्म को थोड़ा सा फोकस करना। कम्युनिज्म का मतलब समझ रहे हो आप, बहुत सारे कॉपरेटिव्स हमने स्टैब्लिश कर लिए हैं, 10-15 लोग मिलके क्या कर रहे हैं, किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन कर रहे हैं, वहाँ से अर्निंग कर रहे हैं। ठीक है, सेल्फ हेल्प ग्रुप बना रहे हैं। तो इन सारे प्रिंसिपल को, इकोनॉमिक प्रिंसिपल को भी ये भी क्या करते थे, एडवोकेट करते थे, जिनको हम गांधीयन इकोनॉमिक प्रिंसिपल कहते हैं। ठीक है, एंड ही एडवोकेटेड स्वदेशी। भाई स्वदेशी पे सारे लोग बात करते थे कि आपके देश में जो भी चीज़ बनी है, चाहे पेन बना है, चाहे पेपर बना है, हमेशा उन चीज़ों का क्या करो, यूज़ करो। ओके, एंड कल्चरल नेशनलिज्म की बात करते थे। ठीक है, इंडियन कल्चर को ये प्रमोट करने की बात करते थे। एंड द अपलिफ्टमेंट ऑफ पुअरेस्ट की भी बात करते थे कि समाज में जितने भी गरीब से गरीब लोग रह रहे हैं उनका क्या हो, उनकी ज़िंदगी का सुधार हो। ठीक है, उनके इकोनॉमिक जो प्रोस्पेरिटी है उसमें क्या हो, अपलिफ्टमेंट हो। ठीक है, क्योंकि आप पुअरेस्ट का अपलिफ्टमेंट कैसे करोगे, वेल्थ के थ्रू तो करोगे। कि आप ये कह दोगे कि अब जो गरीब है उनको मोटिवेट करो जबकि उन्हें ज़रूरत है रोटी कपड़ा मकान की है। ठीक है, तो अपलिफ्टमेंट की भी ये बात करते हैं। और ये क्रिटिक्स होते हैं बहुत बड़े कैपिटलिज्म के और सोशलिज्म के। देखो, ये कैपिटलिज्म को भी बहुत ज़्यादा बुरा मानते हैं और सोशलिज्म को भी मानते हैं, जो कि मैं भी मानती हूँ। बहुत ज़्यादा कैपिटलिज्म भी अच्छा नहीं है, क्योंकि कैपिटलिज्म ना एक कंपटीशन क्रिएट करता है जिसमें हर इंसान सर्वाइव नहीं कर पाता है। ठीक है, और सोशलिज्म में क्या होता है, आपके टैलेंट को आप बाहर नहीं निकाल पाते हो, या फिर आप वो क्वालिटी या फिर वो प्रोडक्ट को प्रोड्यूस नहीं कर पाते हो जो आपकी हाईएस्ट पोटेंशियल है। क्यों? क्योंकि जो सरकार होती है हर चीज़ों पे क्या कर लेती है, अपना कब्जा कर लेती है, या फिर सारी चीज़ों को क्या करती है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। ठीक है, तो इसमें मोरल डिग्रेडेशन मुझे देखने को मिलता है सोशलिज्म में। वहीं कैपिटलिज्म में मुझे बहुत ज़्यादा टेरनी देखने को मिलती है और ऑपरेशन ऑफ वेल्दी पीपल देखने को मिलता है। और जो बहुत ज़्यादा पुअरेस्ट ऑफ द पुअरेस्ट पीपल हैं उनकी हार्ड लाइफ देखने को मिलती है कैपिटलिज्म में। ठीक है, एंड ही फॉर इग्नोरिंग द होलिस्टिक नेचर ऑफ ह्यूमन बीइंग। तो जो दीनदयाल उपाध्याय हैं वो कैपिटलिज्म और सोशलिज्म दोनों को क्या करते हैं, क्रिटिक करते हैं, दोनों को डिमोटिवेट करते हैं। क्यों? क्योंकि इनका मानना है कि ये दोनों जो ह्यूमन बींग्स होते हैं उनके होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए सही नहीं है। ठीक है,
एंड नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे इंटीग्रल ह्यूमनिज्म के कॉन्सेप्ट को, जिसके लिए जाने जाते हैं। तो इंटीग्रल ह्यूमनिज्म का इनके कॉन्सेप्ट की फिलॉसफी कहती है कि जो ह्यूमन होते हैं, ह्यूमन बींग्स होते हैं, उनके माइंड, बॉडी और इंटेलेक्चुअल सोल का इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट होना चाहिए। मतलब समझ रहे हो ना, आपका दिमाग शांत होना चाहिए, आपकी बॉडी मतलब वैसे वर्क करनी चाहिए, मतलब हष्ट पुष्ट हेल्दी होनी चाहिए, और आपकी जो आत्मा है वो शुद्ध होनी चाहिए, ठीक है। इसको इंटीग्रेट कहते हैं। एंड ही एडवोकेट हार्मनी बिटवीन इंडिविजुअल, सोसाइटी एंड नेचर। और ये कहते हैं कि एक हार्मनी होनी चाहिए, मतलब एक सहभागिता होनी चाहिए किस किस के बीच में, जो इंडिविजुअल्स हैं, ठीक है, और जो समाज है और जो नेचर है। देखो, ना तो आप पूरी तरीके से इंडिविजुअल को ऊपर उठाओ, अकेले के इंडिविजुअल कोर सेंटर में और उसके आसपास समाज घूम रहा है, और ना ही आप सामाजिक जटिलताओं को इतना कठोर कर दो कि जो इंडिविजुअल फ्रीडम है, इंडिविजुअल लिबर्टी है, वो क्या नहीं कर पाए, एक्सरसाइज ना कर पाए। तो ये कहते हैं कि इन तीनों के बीच में हमेशा हार्मनी होनी चाहिए, इंडिविजुअल अपना ग्रोथ कर पाए, सोसाइटी एज अ होल वेलफेयर क्रिएट कर पाए, और नेचर को आप क्या कर पाओ, सस्टेनेबल बना पाओ, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी बात भी कहते हैं। एंड ही रिजेक्ट द वेस्टर्न मटीरियलिज्म एंड कम्युनिस्ट कलेक्टिविज्म। और ये क्या करते हैं, वेस्टर्न जो मटीरियलिज्म की बात होती है उसको रिजेक्ट करते हैं, जो कि कैपिटलिज्म में रूटेड है, ठीक है। और जो कम्युनिस्ट कलेक्टिविज्म है उसको भी बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, डिस्कार्ड करते हैं, रिजेक्ट करते हैं। क्योंकि आपने देख लिया होगा यूएसएसआर में किस तरीके से इंटीग्रेशन हुआ था यूएसएसआर का, क्योंकि वहाँ पे सरकार बहुत ज़्यादा कम्युनिस्ट बन गई थी। वहाँ पे सोशलिज्म इतना फैल गया था कि जो इंडिविजुअल्स थे उनको फ्रीडम बहुत ज़्यादा जहर लगने लगी। उनको लग रहा था कि इस स्ट्रक्चर में रहने से अच्छा है हम पलायन कर जाएं, माइग्रेट कर जाएं जो कैपिटलिस्ट कंट्री, वहाँ एटलीस्ट हम अच्छी ज़िंदगी जी पाएंगे, या फिर हम अपने मन का रह पाएंगे, खा पाएंगे, ठीक है। क्योंकि हम एज ए ह्यूमन बींग, हमारी लाइफ से एस्पिरेशन बहुत डिफरेंट होती है। अगर आपको ज़बरदस्ती एक उसमें बॉक्स में भर दिया जाए कि आपको इसी में रहना है, तो आप थक जाओगे, आप पक जाओगे। मे बी आप सोचोगे ये भी कोई लाइफ होती है, इससे बेटर तो लाइफ ही ना हो। तो एक हेल्दी कंपटीशन, एक हेल्दी एनवायरनमेंट के लिए कैपिटलिज्म भी ज़रूरी है, सोशलिज्म भी ज़रूरी है, ठीक है। एंड ही एम्फोसाइज इंडियन कल्चरल वैल्यू एज अ बेसिस फॉर द सोशल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो उन्होंने बोला है कि जितना भी भारत में सामाजिक और राजनीतिक जितने भी ऑर्गेनाइजेशन बने हुए हैं, ठीक है, तो उनमें इंडियन कल्चरल वैल्यूज़ होनी चाहिए, ठीक है। उसमें भारतीय संस्कृति के गुण होने चाहिए। अच्छी बात कही है भाई। भारतीय संस्कृति के गुण क्या हैं? हम गरीबों के बारे में सोचते हैं, ठीक है। हम लेन देन की भावना में विश्वास रखते हैं, मतलब हम किसी को दे रहे हैं तो उससे ले भी ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम और अच्छी अच्छी चीज़ों में क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा अपना बिलीव रखते हैं। तो इन सारी चीज़ों को ये क्या कह रहे हैं, एडवोकेट करने की बात कर रहे हैं इंडियन इंस्टीट्यूट में और इंडियन कल्चर में। तो यहाँ पे इनके फीचर्स को भी डिस्कस कर लेंगे। जो दीनदयाल उपाध्याय हैं उनका इंटीग्रल ह्यूमनिज्म है, उसके कई सारे फीचर्स हैं, जिसमें कल्चरल नेशनलिज्म की बात करते हैं, भारतीयता की बात करते हैं, अंत्योदय की बात करते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर की बात करते हैं, स्वदेशी इकोनॉमी की बात करते हैं, एंड इथिकल पॉलिटिक्स की बात करते हैं। देन ये कल्चरल नेशनलिज्म में इनका मानना है भारतीयता में नेशनल आइडेंटिटी इज रूटेड इन शेयर्ड कल्चर एंड हेरिटेज। तो इनका मानना है जो भारत है, भारत को किस लिए जाना जाना चाहिए, भारत को जाना चाहिए उसके कल्चर के लिए और उसके हेरिटेज के लिए। हम इसलिए जानते हैं, आप मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड ओवर में देखोगे इंडिया को इसलिए जानते हैं, कंपोज कल्चर का एक बहुत बड़ा जोग्राफिकल एक्सटेंट है, जिसमें पता नहीं कितने तरह की बोलियां बोली जाती हैं और कितना तरीके का पहनावा है, यहाँ खान पान है। तो हमारा जो भारत की आइडेंटिटी है, या भारत का जो भी अ, एक बहुत बड़ा बोल सकती हूँ, बहुत बड़ा प्राउड है, वो हमारा इंडियन कल्चर है, ठीक है। तो इसको सस्टेन करना चाहिए, इसलिए इसको कहते हैं कल्चरल नेशनलिज्म, ठीक है, हमारी भारतीयता। दूसरा, ये अंत्योदय का एक फीचर बताते हैं, जिसका मानना है वेलफेयर ऑफ द पुअरेस्ट, जिसमें क्या कहते हैं, जो सबसे गरीब सेक्शन ऑफ सोसाइटी है उनके वेलफेयर की बात करते हैं। एंड कहते हैं डेवलपमेंट मस्ट बिगिन फ्रॉम द लास्ट पर्सन इन सोसाइटी। उनका मानना है कि समाज में जो सबसे निचला वर्ग का जो मनुष्य है, या फिर समाज में जो सबसे पुअरेस्ट ऑफ द पुअर लोग हैं, वहाँ से हमें क्या करना चाहिए, वेलफेयर की शुरुआत करनी चाहिए, जो कि बहुत अच्छी बात कहते हैं, ठीक है। तीसरा इनका कॉन्सेप्ट निकल कर आता है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर का, जिसमें कहते हैं कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए, ठीक है। उसके पास इतनी पावर्स होनी चाहिए, वो अपने फैसले खुद कर सके, या फिर वो अपने फैसले पे क्या कर सके, पूरी तरीके से अपने समाज के लिए अच्छे काम कर सके और अपने सामाजिक लोगों को अपलिफ्टमेंट कर सके, ठीक है। स्वदेशी इकोनॉमी की ये बात करते हैं, जिसमें सेल्फ रिलायंस की बात करते हैं कि आप इतने आत्मनिर्भर हो जाओ कि आपको बाहर से कुछ ना मंगाना पड़े, ठीक है। आपको अगर पेन की ज़रूरत हो तो आप इतने ज़्यादा पोटेंशियल हो, या फिर हमारे समाज में इतना ज़्यादा रिलायबिलिटी हो कि हम उसको खुद प्रोडक्ट कर सकें, ठीक है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को ये बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं कि छोटे छोटे यूनिट होनी चाहिए, हर घर में एक छोटी सी फैक्ट्री होनी चाहिए, समझ रहे हो ना। जैसे कि हर घर में फैक्ट्री का मतलब क्या है कि हमारा कोई ना कोई इकोनॉमी में कॉन्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, ठीक है। जैसे मान लो मेरा घर है, आपका घर है, तो
मेरे घर से हो सकता है मैं इकोनॉमी में बॉल बनाने का कंट्रीब्यूट कर रही हूँ, आप हो सकता है अपनी इकोनॉमी में कोई हैंडलूम की छोटा सा आपने शोरूम खोल रखा है घर के पीछे, वहाँ से कर रहे हो। और जितने भी लोकल रिसोर्सेज हैं वहाँ से क्या कर रहे हैं, उनका इस्तेमाल करके हम भारत की इकोनॉमी में अपना हिस्सा दे रहे हैं, ठीक है। देन ये बात करते हैं एथिकल पॉलिटिक्स की। इनका मानना है कि जो भारत की राजनीति है वो इथिक्स पे बेस्ड होनी चाहिए, मोरलिटी पे और धर्म पे बेस्ड होनी चाहिए, ठीक है। तो ये बात भी ये अच्छे से कहते हैं। देन नेक्स्ट हम समझेंगे उपाध्याय व्यू ऑन स्टेट एंड द इकोनॉमिक आइडियाज, ठीक है। तो यहाँ पे हम समझेंगे कि उनका व्यू क्या था स्टेट को लेकर। देन ही थॉट दैट स्टेट इज़ नॉट सुप्रीम, सोसाइटी एंड कल्चर कम फर्स्ट। उनका मानना था जो स्टेट है, स्टेट यहाँ से समझ रहे हो, स्टेट हम एज अ कंट्री की बात कर रहे हैं, तो वो सुप्रीम नहीं है, सबसे पहले स्टेट नहीं है, सबसे पहले समाज है और कल्चर है, ठीक है। जैसे कि आप लोग देखते हो, देखो दीनदयाल उपाध्याय को अगर आपको ढंग से समझना है तो आप बीजेपी की पॉलिटिक्स देखो, बीजेपी किस तरीके से भारत में काम कर रही है, भारत में रह रही है, वो इन्हीं से आ रहा है, ठीक है। इंडिया में अगर मैं प्रेजेंट बीजेपी के काम की बात करूं तो उनके लिए स्टेट फर्स्ट है, बिल्कुल है भाई, सबके लिए नेशन होता है, लेकिन उनके लिए कल्चर और ये सोसाइटी, ये प्राइड की बात होती है, ठीक है। तो उन चीज़ों को ये बहुत ज़्यादा आगे लेकर आते हैं, उनको बहुत ज़्यादा सेंटर में रखते हैं। एंड स्टेट शुड बी लिमिटेड एंड डिसेंट्रलाइज। उनका मानना है कि स्टेट की जो पावर होनी चाहिए वो लिमिटेड होनी चाहिए, अननेसेसरी पावर नहीं होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर होना चाहिए। किसी भी एक ऑर्गन में इतनी पावर को वेस्ट मत करो, ठीक है, ताकि वो आर्बिट्री बन जाए और बहुत ज़्यादा क्या हो, एक्सप्लॉयटेटिव नेचर का हो जाए। तो इसलिए डिसेंट्रलाइजेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और इनका मानना है जो स्टेट है उसका रोल सिर्फ ये होता है कि वो हारमोनी को इस्टेब्लिश करे, समाज में सामाजिक न्याय लाए और लोगों के वेलफेयर के लिए काम करे, ठीक है। एंड ही वॉज अपोज द एक्सेसिव स्टेट कंट्रोल एंड सेंट्रलाइजेशन। और ये उस चीज़ के बहुत ज़्यादा अपोज में थे कि बहुत ज़्यादा स्टेट का कंट्रोल नहीं होना चाहिए हर चीज़ पर, और ना ही ज़्यादा सेंट्रलाइजेशन होना चाहिए। सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है जब आप कम्युनिज्म को फॉलो करने लगते हो, बहुत ज़्यादा क्या होते हो, हर चीज़ को अपने फ्यू हैंड्स में हो जाती है, हर चीज़ सरकार तय करती है, क्या खाएंगे लोग, क्या पहनेंगे, और कंट्री में क्या बनेगा, लोग कहाँ जाएंगे कहाँ नहीं जाएंगे, कैसे कंट्री रूल होगी, ये सब जब सरकार तय करती है तो उसको हाईएस्ट स्टेट कंट्रोल बोलते हैं या फिर सेंट्रलाइजेशन बोलते हैं, जिसको ये दीनदयाल उपाध्याय बहुत ज़्यादा अपोज करते हैं, ठीक है। अगर हम इनके इकोनॉमिक आइडियाज़ की बात करें, देन ही रिजेक्टेड बोथ कैपिटलिज्म। तो इन्होंने कैपिटलिज्म को रिजेक्ट किया है, जो क्या है, बहुत ज़्यादा इंडिविजुअलिज्म पे बहुत ज़्यादा फोकस करता है, और उन्होंने सोशलिज्म को भी रिजेक्ट किया। क्यों? क्योंकि ये कलेक्टिविज्म को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है और इंडिविजुअल यूनिटी को पूरी तरीके से ख़त्म कर देता है, ठीक है। एंड ही सपोर्टेड गांधी एंड मॉडल स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज लोकल इकोनॉमी। तो जो गांधी का इकोनॉमिक मॉडल था, जिसमें गांधी हमेशा प्रोपगेट करते थे कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होनी चाहिए, हर घर इंडस्ट्री होनी चाहिए, ठीक है, ताकि हम लोकली चीज़ों को प्रोड्यूस कर पाएँ, लोकली रिसोर्सेज को यूज़ करके घर कुछ ना कुछ हम इकोनॉमी कंट्रीब्यूट करें, ठीक है। और ये एडवोकेट करते थे इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को जो कि इंडियन कंडीशंस पे रूटेड हो, ना कि वेस्टर्न मॉडल पे, ठीक है। वेस्टर्न मॉडल का मतलब आप समझ ही रहे हो, बड़ी बड़ी हैवी इंडस्ट्रीज़ लगाना। और वेस्टर्न मॉडल में क्या होता है इंडस्ट्रीज़ को, मतलब हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है बट स्टिल वो बनाया जा रहा है, हमें रोबोट्स की ज़रूरत नहीं है, मान लो एक तरीके से मान रहे हैं, बट वेस्ट में यार हर काम रोबोट कर रहे हैं, घर का खाना पीना सब चीज़ें बना रहे हैं, वहाँ पे तो एआई आ गया है, इतना ज़्यादा काम कर रहा है, सब आपके प्रोजेक्ट्स बना रहा है, तो ये चीज़ हमें ज़रूरत है ही नहीं। तो इंडियन कंडीशंस को ये देखते हुए कहते हैं कि इन चीज़ों को क्या कहें, वेस्टर्न मॉडल से नहीं जोड़ना चाहिए, ठीक है। इंडिया की इकोनॉमिक पॉलिसी को इंडियंस में ही इंडियन जितने भी सिचुएशंस हैं उससे ही लेकर चलना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे इनके कंट्रीब्यूशन, देखेंगे इनके कंट्रीब्यूशन क्या रहे हैं टू द पॉलिटिकल थॉट, और इम्पोर्टेंट बुक्स देखेंगे। ही प्रोवाइडेड एन इंडिजिनस अल्टरनेटिव टू वेस्टर्न आइडियोलॉजिकल सिस्टम। तो इन्होंने क्या है, एक इंडिजिनस अल्टरनेट प्रोवाइड किया है, किसमें, वेस्टर्न आइडियोलॉजिकल सिस्टम में, ठीक है। जिस तरीके से मान लो मैं नेहरू से थोड़ा सा कंपेयर करना चाहूँगी उनको। नेहरू थे वो ना प्रोग्रेसिव नेचर के थे बहुत ज़्यादा, वो वेस्टर्न से बहुत ज़्यादा फिलॉसफी से या फिर वेस्टर्न कल्चर से या फिर वेस्टर्न जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से उससे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे। तो वो ये सोचते थे कि हम भारत में ये सब काम करके बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ लगा के भारत को क्या कर सकते हैं, एक इकोनॉमिक पैरामीटर पे बहुत ज़्यादा आगे ले जा सकते हैं। लेकिन इनका मानना था कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जो भारत में इंडिजिनसली जो चीज़ प्रोवाइडेड है या फिर भारत में हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्री करके वो सब कर सकते हैं, समझ रहे हो ना। सेल्फ रिलायंस का मतलब होता है तुम अपने मतलब उतना ही खाओ पियो जितना तुम्हारी एपेटाइट है, ठीक है। तो मैं बहुत ज़्यादा ये नहीं है कि प्रोग्रेसिव बनना है, मॉडर्न बनना है, क्यों बनना है, खाओ पियो बस, काम खत्म। तो ये चीज़ें हमारे इंडियन फिलोसफी में और वेस्टर्न में कुछ भाई वो तो बहुत ही आगे हैं, ठीक है। तो ये एक अल्टरनेट सा प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है ना।
and his idea of integral humanism is considered the ideological backbone of contemporary nationalist politics in India। तो इनका जो इंटीग्रल ह्यूमनिज्म का जो आइडिया था आइडियोलॉजिकल बैक, तो वो क्या करता है, एक आइडियोलॉजिकल बैकबोन प्रोवाइड करता है जो भारत में राष्ट्रीय जितनी भी पार्टियां हैं उनको, ठीक है। तो इंटीग्रल ह्यूमनिज्म का आपको आइडिया समझ में आ गया होगा कि हमें अपनी बॉडी, माइंड और सोल का क्या करना चाहिए, होलिस्टिक डेवलपमेंट करना चाहिए, सोसाइटी को और कल्चर को आगे रखना चाहिए, ठीक है। इंडिविजुअल और सोसाइटी का ब्लेंड होना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा इंडिविजुअलिस्टिक हमें जाना है और ना ही ज़्यादा कलेक्टिविज्म पे हमें फोकस करना है, ठीक है। देयर शुड बी अ ब्लेंड ऑफ बोथ, ठीक है, जहाँ पे इंडिविजुअल भी फ्लरिश कर पाए और सोसाइटी भी अपना आराम से रह पाए। एंड ही ऑल्सो एडवोकेटेड अ बैलेंस मॉडल कंबाइनिंग स्पिरिचुअल, मोरल एंड इकोनॉमिक वैल्यू। और एक ऐसे मॉडल की बात करते हैं जिसमें एक बैलेंस हो, स्पिरिचुअलिज्म का, मोरल वैल्यूज़ का, मोरल एथिक्स का, ठीक है, और इकोनॉमिक वैल्यूज़ का। अगर हम इनके इम्पोर्टेंट बुक्स की बात करें तो वो आप अच्छे से समझ लेना, क्योंकि इनकी बुक्स को बहुत ज़्यादा पूछ लिया जाता है और ये फेवरेट भी है एनडी उसका, एनटीए का, ठीक है। तो इंटीग्रल ह्यूमनिज्म का कॉन्सेप्ट हमेशा पूछा जाता है, किसका है, पॉलिटिकल डायरी ये, और राष्ट्र जीवन की समस्याएं, न्यूमरस स्पीचेस, एडिटोरियल्स एंड ऑर्गेनाइजेशनल्स राइटिंग, ठीक है। तो ये इनके कुछ बुक्स और राइटिंग्स हैं, तो जो ये आपको क्या करने हैं, याद रखने, स्टार मार्क कर लेना भाई, ये इंटीग्रल ह्यूमनिज्म का इनका कॉन्सेप्ट है और यहाँ से चीज़ें पूछ ली जाती हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई हो, इंटीग्रल ह्यूमनिज्म का कॉन्सेप्ट क्या कहता है। थोड़ा सा यहाँ पे उनकी डेथ को डिस्कस कर लें, क्योंकि भाई इनकी डेथ मुझे बड़ी मिस्टीरियस लगती है सच में। इनकी जो डेथ थी वो एक मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस में 11 फरवरी 1969 को हो गई थी, जो मुगल सराय रेलवे स्टेशन पे वहाँ इनकी डेड बॉडी मिली थी, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा शॉकिंग है, पता नहीं हार्ट अटैक आया था, पता नहीं क्या हुआ था, बट उनकी जो बॉडी थी वहाँ मुगल सराय रेलवे स्टेशन के पास मिली। एंड हिज डेथ लेड टू वाइड स्प्रेड डिबेट्स एंड स्पेकुलेशन। और इनकी जो मौत थी वो वाइड स्प्रेड डिबेट को, एक बहुत मतलब होता नहीं, बहुत बड़े इतने बड़े लीडर की यार ऐसे डेथ हो जाए, उनकी बॉडी वहाँ रेलवे स्टेशन के पास मिले, तो ये बहुत बड़ा डिबेट का मुद्दा बन जाता है। कुछ लोग इसमें कह रहे थे कि इनकी हत्या की गई है, क्योंकि आरएसएस के बहुत बड़े प्रमुख थे, ठीक है। उसके आइडियोलॉजी को एडवोकेट करना चाहते, हिंदू राष्ट्र की भी ये भी मांग करते होंगे, सीधी सी बात है। तो ये सारी चीज़ें लोगों को पसंद नहीं आई होंगी, या फिर लोगों ने मार दिया होगा, पता नहीं, बहुत सारी इनकी ऊपर डिबेट्स वगैरह बनी है, बट असल में क्या हुआ था ये तो नहीं पता मुझे एक्चुअली। एंड मुगल सराय स्टेशन वॉज लेटर रिनेम्ड दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन। तो जो मुगल सराय रेलवे स्टेशन है उसको बाद में दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन नाम दे दिया गया था, ठीक है। ये भी याद रखना कि कौन से रेलवे स्टेशन को बदल के दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन रखा गया, तो आपको पता होना चाहिए वो कौन सा है, मुगल सराय स्टेशन है। एंड यहाँ पे हम कंक्लूजन की अगर हम बात करें, देन दीनदयाल उपाध्याय कंट्रीब्यूटेड अ यूनिक पर्सपेक्टिव टू इंडियन पॉलिटिकल थॉट रूटेड इन कल्चर एंड स्पिरिचुअल ट्रेडिशन। तो जो दीनदयाल उपाध्याय थे उन्होंने एक यूनिक सा पर्सपेक्टिव दिया, ठीक है, एक ऐसी विचारधारा दी जो पूरी तरीके से भारतीय सभ्यता में और भारतीय जो आत्मविश्वास या फिर आत्मीयता है उसमें रूटेड हो, ठीक है। And his idea continue to influence contemporary political ideology, governance and social economic policies in India। और इनके जितने भी आइडियाज़ रहे हैं वो आज भी क्या करते हैं, भारतीय जो नीतियां हैं और भारत में सामाजिक और आर्थिक नीतियां हैं उनको क्या करती हैं, आज भी शेप करती हैं और उन्हें इन्फ्लुएंस करती हैं, ठीक है। सही सी बात है, वेलफेयर ऑफ ऑल की बात कर रहे हैं, अंत्योदय की बात कर रहे हैं, ठीक है। और ये सेल्फ रिलायंस की बात कर रहे हैं, एक यूनिटी की बात कर रहे हैं, कल्चरल यूनिटी की बात करते हैं, मोरल वैल्यूज़ की बात करते हैं एथिक्स एंड पॉलिटिक्स में। तो ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे, यहाँ कंक्लूजन हो गया है और आई थिंक ये टॉपिक यहीं पे फिनिश हो रहा है। हाँ बिल्कुल, तो यहीं पे हम इसको एंड करते हैं। और दिस इज़ द लास्ट थिंकर ऑफ योर इंडियन पॉलिटिकल थॉट। दीनदयाल उपाध्याय के बाद कोई थिंकर नहीं बचे जिनको कराना है। तो जितना भी इंपॉर्टेंट था इंडियन पॉलिटिकल थॉट में मैंने सारी चीज़ें करा दी हैं, बहुत अच्छे से कराई हैं। एंड आई होप आपको सारी थिंकर्स समझ में आ गए होंगे, सारे थिंकर्स को पढ़ लिया होगा आराम से, ठीक है। इनके शॉर्ट नोट्स बना लेना जो बिल्कुल वन लाइनर होते हैं एक तरीके से, ताकि आपको इनकी आइडियोलॉजी के बारे में पता हो, लेकिन आप उस एक लाइन को देख के इनको सब समझ जाओ, ठीक है। लास्ट टाइम में वही नोट्स काम आते हैं और उनके अलावा कुछ काम नहीं आता है। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, थिंकर समझ में आए होंगे। कल से हम यूनिट 3 स्टार्ट करेंगे, 7th यूनिट हमारी चली रही है। एंड वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जामिनेशन। और मुझे भी इंतज़ार है कि आप लोगों का एग्ज़ाम अच्छा हो, ठीक है, क्योंकि उसके बाद मैं डिस्कस करूँगी पेपर को बाद में। तो बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और आपका कोई भी डाउट हो तो उसको प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना, आई विल एड्रेस योर डाउट। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो देन प्लीज़ मेक श्योर कि आप मुझे बताएं, ठीक है, कमेंट बॉक्स में बता देना, आई आंसर यू, ठीक है। तब तक ख्याल रखो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड गुड नाइट।